नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने हैं 5 दिसंबर 2025 के द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पर आधारित यूपीएससी स्तर के 5 मल्टीपल चॉइस प्रश्न। नमस्कार। आज की खबरों में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पुराने सिस्टम्स हैं उन्हें नई चुनौतियों और नई टेक्नोलॉजी से परखा जा रहा है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर का भविष्य कैसा दिख रहा है, कैसे किसान सैटेलाइट्स को एक तरह से चकमा दे रहे हैं, सही। और कैसे टैक्स लगाने के पुराने तरीके आज के भारत में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गए। तो आज हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रीलिम्स के एक सवाल से मेंस की गहरी समझ कैसे विकसित की जाए। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। पहला सवाल न्यूक्लियर पावर पर भारत रूस की बातचीत से जुड़ा है। प्रश्न है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस के बारे में। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, एसएमआरएस एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल प्रति यूनिट तक होती है। दूसरा, पारंपरिक न्यूक्लियर रिएक्टरों के विपरीत एसएमआरएस को फैक्ट्री में असेंबल नहीं किया जा सकता और इन्हें साइट पर ही बनाना पड़ता है। और तीसरा, भारत रूस चर्चा के तहत एसएमआरएस पर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए कैप्टिव पावर जनरेशन के लिए विचार किया जा रहा है। तो सवाल है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ये सवाल सीधे भविष्य की ऊर्जा तकनीक पर है। चलिए इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहला कथन जो इसकी क्षमता की बात कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब IAEA एसएमआरएस को इसी तरह परिभाषित करती है, 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल तक की क्षमता वाले रिएक्टर्स। तो ये पारंपरिक रिएक्टरों से कितने छोटे हुए? काफी। तुलना के लिए हमारे जो बड़े पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी एक यूनिट 700 मेगावाट या उससे भी ज्यादा की होती है, तो ये उसका लगभग 1/3 या उससे भी कम है। ठीक है, तो पहला कथन तो परिभाषा पर आधारित है, लेकिन दूसरा कथन थोड़ा उलझाने वाला लग रहा है। ये कह रहा है कि इन्हें फैक्ट्री में असेंबल नहीं किया जा सकता, जबकि इनके नाम में ही मॉड्यूलर शब्द है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दूसरा कथन पूरी तरह से गलत है और यहीं पर एसएमआर का पूरा कॉन्सेप्ट मतलब पूरा फंडा छिपा है। अच्छा। मॉड्यूलर होने का मतलब ही यही है कि इनके कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को एक कंट्रोल्ड फैक्ट्री के माहौल में बनाया और असेंबल किया जा सकता है। मतलब रेडीमेड पार्ट्स की तरह? हाँ बिल्कुल। फिर इन बने बनाए मॉड्यूल्स को ट्रक या जहाज से साइट पर ले जाकर बस इंस्टॉल कर दिया जाता है। पारंपरिक रिएक्टरों के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें पूरी तरह से साइट पर ही बनाना पड़ता है, जिसमें सालों लगते हैं, भारी लागत आती है और मौसम जैसी कई अनिश्चितताएं होती हैं। समझ गया। तो ये कथन एसएमआर की मूल अवधारणा के ही खिलाफ है। ये दिलचस्प है कि तीसरे कथन में एसएमआरस को स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों के लिए कैप्टिव पावर के तौर पर सोचा जा रहा है। अब तक तो न्यूक्लियर पावर को सिर्फ देश की ग्रिड के लिए ही माना जाता था। सही बात है। क्या ये भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या इससे प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के दरवाजे खुल सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा कथन खबर के हिसाब से सही है। भारत और रूस के बीच RITM 200 जैसे डिजाइन्स पर जो बात हो रही है उसका एक बड़ा फोकस यही है। और पॉलिसी शिफ्ट वाली बात? रही बात पॉलिसी शिफ्ट की, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब तक भारत में न्यूक्लियर पावर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में NPCIL के तहत रहा है। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपनी इस्तेमाल के लिए कैप्टिव न्यूक्लियर प्लांट लगाने की इजाज़त मिलती है तो ये ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार होगा। ये उद्योगों को 24/7 स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली देगा, जिससे वो अपने डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। तो हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की दिशा में एक संकेत जरूर है। समझ गया। तो इसका मतलब पहला और तीसरा कथन सही है और दूसरा गलत। हाँ। तो सही जवाब हुआ केवल 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल। और मेंस के लिए यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एसएमआरएस केवल एक तकनीकी समाधान नहीं है। अच्छा। ये एक भू राजनीतिक मतलब जियोपॉलिटिकल कदम भी है। अपनी ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके भारत अपनी विदेश नीति में ज्यादा स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। हाँ, सही है। तो ये सवाल सिर्फ साइंस और एनर्जी का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का भी है। तो एक तरफ हम ऊर्जा के लिए एसएमआरस जैसी भविष्य की तकनीक की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और तकनीक सैटेलाइट्स जमीन पर एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती का सामना कर रही हैं। हमारा अगला सवाल इसी दिलचस्प
तकनीक बनाम मानवीय व्यवहार की कहानी से जुड़ा है। ये सवाल है पराली जलाने की निगरानी पर। ISRO की एक स्टडी में सामने आया कि किसानों द्वारा पराली जलाने के समय में बदलाव से सैटेलाइट की गिनती पर असर पड़ रहा है। हाँ। इस टेम्पोरल शिफ्ट के संदर्भ में 3 कथन हैं। पहला, नासा के मॉडिस और VIRIS जैसे पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आग की घटनाओं की गिनती कम कर सकते हैं अगर पराली सैटेलाइट के गुजर जाने के बाद जलाई जाए। दूसरा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे INS 3D, 3DR लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और देर दोपहर में लगने वाली आग का पता लगाने के लिए बेहतर हैं। और तीसरा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM एक सांविधिक निकाय है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? ये सवाल तकनीक के व्यावहारिक उपयोग और उसकी सीमाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहला कथन इस समस्या की जड़ बताता है और ये बिल्कुल सही है। अच्छा। नासा के जो पोलर सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के ध्रुवों के चक्कर लगाते हैं, वो दिन में 1 या 2 बार ही किसी खास जगह के ऊपर से गुजरते हैं। और उनका समय तय होता है। हाँ, उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से उनका गुजरने का समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 के बीच है। पहले किसान इसी समय पराली जलाते थे तो वो आसानी से पकड़ में आ जाते थे। वाह, मतलब ये तो एक तरह की टेक्नोलॉजिकल रिस्पॉन्स की दौड़ हो गई है। हम बेहतर निगरानी लाते हैं तो लोग उससे बचने के नए तरीके खोज लेते हैं। बिल्कुल, ये एक क्लासिक कैट एंड माउस गेम है। ये तो शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाँ, और ISRO की स्टडी यही दिखाती है कि अब किसान देर दोपहर लगभग 4-5 बजे के आसपास पराली जला रहे हैं। जब तक अगले दिन सैटेलाइट वापस उस जगह पर आता है, तब तक आग के निशान ठंडे पड़ चुके होते हैं और गिनती कम हो जाती है। अच्छा। और यहीं पर दूसरे कथन का महत्व सामने आता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात करता है। ये कथन भी सही है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इस समस्या का समाधान कैसे हैं? क्योंकि ये सैटेलाइट पृथ्वी के घूमने की गति के साथ ही घूमते हैं। मतलब वो आसमान में एक ही जगह पर स्थिर नजर आते हैं। बिल्कुल। भारत के INSAT 3D और 3DR इसी तरह के सैटेलाइट हैं। ये लगातार हर 15-30 मिनट में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीरें भेजते रहते हैं। इसीलिए चाहे आग सुबह लगे या देर शाम, ये उसे पकड़ ही लेते हैं। तो किसानों के बदले हुए पैटर्न का पता इन्हीं से चला। हाँ, असल में इस बदले हुए पैटर्न का पता ही इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के डेटा से चला है। ये दिखाता है कि प्रभावी निगरानी के लिए हमें दोनों तरह के सैटेलाइट डेटा को मिलाकर इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा कथन CAQM के बारे में है, जो एक प्रशासनिक पहलू को जोड़ता है। हाँ, और ये कथन भी सही है। CAQM की स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून, एक एक्ट से हुई है। हाँ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। कोई भी संस्था जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम से होती है, उसे सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ये तकनीकी रूप से सही है। जी। तो इसका मतलब तीनों ही कथन सही हैं। जवाब हुआ D। सही। ये सवाल तो तकनीक, गवर्नेंस और मानवीय व्यवहार तीनों को एक साथ ले आया। सही। और मेंस के लिहाज से ये GS पेपर 3 में स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से जुड़ता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, बल्कि ये भी है कि इसकी सीमाएं क्या हैं। प्रश्न बन सकता है कि वायु प्रदूषण जैसी जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याओं से निपटने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करें। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें। ये कैट एंड माउस गेम सिर्फ खेतों और सैटेलाइट्स के बीच नहीं है। नहीं, यह हमारे वित्तीय सिस्टम में भी लगातार चलता रहता है। हमारा अगला सवाल केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की एक ऐसी ही पुरानी बहस से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल का बचाव करते हुए एक बयान दिया। इसी संदर्भ में सेस को लेकर 3 कथन हैं। पहला, सेस एक खास मकसद के लिए लगाया गया टैक्स है। दूसरा, सेस से मिली आय विभाज्य पूल का हिस्सा बनती है और इसे राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। और तीसरा, अगर सेस से मिली आय उस साल खर्च नहीं होती तो उसे करदाताओं को वापस कर दिया जाता है। ये राजकोषीय संघवाद मतलब फिस्कल फेडरलिज्म का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला कथन जो सेस की परिभाषा है वो बिल्कुल सही है। सेस का मतलब ही है एक खास उद्देश्य के लिए टैक्स, जैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस। बिल्कुल, उसका पैसा सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्च होगा। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन दूसरा कथन जो राज्यों के साथ बंटवारे की बात करता है, अगर वो गलत है तो ये इतना विवादास्पद क्यों है? अगर ये संवैधानिक रूप से सही है तो राज्य इस पर आपत्ति क्यों करते हैं? आपका सवाल इस मुद्दे की जड़ में जाता है। दूसरा कथन गलत है
और इसका आधार है संविधान का अनुच्छेद 270। ओके। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाए गए सेस और सरचार्ज से हुई कमाई को टैक्स के उस विभाज्य पूल से बाहर रखा जाएगा जिसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। तो केंद्र जो कर रहा है वो संवैधानिक रूप से गलत नहीं है? नहीं, गलत नहीं है। विवाद की वजह राजनीतिक और नैतिक है। अच्छा। राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार टैक्स की मूल दरों को बढ़ाने के बजाय सेस और सरचार्ज का रास्ता अपनाती है। इससे केंद्र का राजस्व तो बढ़ जाता है, लेकिन उसे इस बढ़ी हुई कमाई को राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ता। मतलब ये उनकी वित्तीय स्वायत्ता को कमजोर करता है। हाँ, उन्हें ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो ये कानून की किताब और संघवाद की भावना के बीच का टकराव है। सही कहा। और तीसरे कथन का क्या, जो बचे हुए पैसे को वापस करने की बात कर रहा? तीसरा कथन भी एक आम गलतफहमी है और ये गलत है। तो वो पैसा कहाँ जाता है? अगर सेस का पैसा उस साल खर्च नहीं हो पाता तो वो ना तो लैप्स होता है और ना ही करदाताओं को लौटाया जाता है। कायदे से उस पैसे को भारत की संचित निधि से निकालकर एक समर्पित रिजर्व फंड में डाल देना चाहिए ताकि भविष्य में उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा होता है? सीएजी की कई रिपोर्ट्स ने इस पर सवाल उठाए हैं कि अक्सर ऐसा होता नहीं है। मतलब सिर्फ पहला कथन सही है? तो उत्तर हुआ ए? सही। और मेंस के लिए यहाँ जो असली मुद्दा है वो है विश्वास की कमी, एक ट्रस्ट डेफिसिट। राज्य इसे केंद्र द्वारा वित्तीय शक्तियों के केंद्रीकरण के एक उपकरण के रूप में देखते हैं। सवाल ये नहीं है कि सेस संवैधानिक है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इसका बढ़ता इस्तेमाल सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर रहा है। यह एक गहरा विश्लेषणात्मक प्रश्न बनता है। विश्वास और संवैधानिक व्याख्या का ये मुद्दा हमें सीधे हमारे अगले सवाल की ओर ले जाता है, जहां एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा, एक कन्वेंशन, सवालों के घेरे में। हमारा चौथा सवाल जनगणना में हो रही देरी और उसके परिसीमन से जुड़ाव पर है। यहाँ भी 3 कथन हैं। पहला, जनगणना कराना केंद्र सरकार का एक वैधानिक कर्तव्य है, जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत हर 10 साल में सख्ती से किया जाना अनिवार्य है। दूसरा, 84वें संविधान संशोधन ने लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक रोक लगा दी थी। और तीसरा, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्रित किया गया डेटा निरीक्षण के लिए खुला है और इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रश्न में कानूनी शब्दों की बारीकी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला कथन, जो इसे एक अनिवार्य कर्तव्य बताता है, वो तकनीकी रूप से गलत है। अच्छा। जनगणना अधिनियम 1948 जनगणना कराने के लिए एक कानूनी ढांचा और प्रक्रिया तो देता है, लेकिन ये सरकार को हर 10 साल में जनगणना कराने के लिए बाध्य नहीं करता। मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है? नहीं। कानून में जो भाषा है वो सरकार को ये शक्ति देती है कि वो जब भी आवश्यक या वांछनीय समझे इसे करा सकती है। ये एक बहुत जरूरी बारीकी है, क्योंकि अक्सर कानूनी बाध्यता और परंपरा को एक ही मान लिया जाता है। ये प्रीलिम्स के सवालों में एक क्लासिक ट्रैप है। बिल्कुल, ये एक परंपरा या कन्वेंशन है, कानूनी बाध्यता नहीं। अब दूसरे कथन पर आते हैं, जो परिसीमन पर रोक से संबंधित है। यह कथन पूरी तरह से सही है। ठीक है। साल 2001 में हुए 84वें संविधान संशोधन ने 2 काम किए। एक, इसने लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया। और दूसरा, इसने ये भी कहा कि सीटों का आंतरिक पुनर्निर्धारण यानी परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने के बाद ही होगा। और तीसरा कथन, जो डेटा की गोपनीयता के बारे में है। बड़ी ताकत ही डेटा की गोपनीयता की गारंटी है। मतलब ये डेटा पब्लिक नहीं किया जा सकता है? नहीं, हर व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। ना तो इसे अदालत में किसी दीवानी या फौजदारी मामले में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ये तो बहुत सख्त नियम है। हाँ, ये नियम इतना सख्त है कि इतिहासकार भी रिसर्च के लिए व्यक्तिगत स्तर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमेशा सार्वजनिक हित बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता की एक क्लासिक बहस रही है। तो यहाँ भी सिर्फ एक ही कथन सही है, जो कि दूसरा कथन है, यानी जवाब हुआ ए, केवल एक। बिल्कुल। और मेंस के लिहाज से सोचें तो जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोकतंत्र का आधार है। सही बात है। परिसीमन से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। जनगणना में देरी का मतलब है कि हम 2011 के पुराने डेटा पर नीतियां बना रहे हैं,
जो आज की सच्चाई से बहुत दूर हो सकता है। ये लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण दोनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो जहां डेटा कलेक्शन में देरी एक तरह की चुनौती है, वहीं तय समय पर बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना एक दूसरी तरह की चुनौती है। हाँ। हमारा आखिरी सवाल ऊर्जा क्षेत्र के एक ऐसे ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बारे में है। ये सवाल E20 रोल आउट और फ्लेक्स फ्यूल नीति पर है। कथन है, पहला, भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया है। दूसरा, फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे इंजन के साथ डिजाइन किए जाते हैं जो 100% पेट्रोल से लेकर उच्च प्रतिशत वाले एथेनॉल मिश्रण पर चल सकते हैं। और तीसरा, वर्तमान में एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के लिए एथेनॉल विशेष रूप से सी हेवी मोलासिस से ही प्राप्त किया जाता है। ये बायोफ्यूल पॉलिसी से जुड़ा एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। पहला कथन बिल्कुल सही है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, कम आयात बिल और किसानों की आय जैसे कई लक्ष्यों को साधने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। इसीलिए लक्ष्य को 5 साल पहले कर दिया। हाँ, इसीलिए E20 का लक्ष्य 5 साल पहले यानी 2025-26 कर दिया गया है। दूसरा कथन फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की परिभाषा है और ये भी सही है। मतलब उनका लचीलापन ही उनकी खासियत है। बिल्कुल, वे 100% पेट्रोल या 20%, 85% और 100% इथेनॉल जैसे किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं। अब आते हैं तीसरे कथन पर, जो इथेनॉल के स्रोत की बात करता है। इसमें विशेष रूप से शब्द पर ध्यान देना होगा। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है। यही शब्द इस कथन को गलत बना देता है। अच्छा। कुछ साल पहले तक ये बात काफी हद तक सही थी कि इथेनॉल का मुख्य स्रोत सी हैवी मोलासिस ही था, जो चीनी मिल का आखिरी बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन अब नहीं है। नहीं, अब 20% ब्लेंडिंग के विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कच्चे माल यानी फीड स्टॉक में काफी विविधता ला दी है। जैसे कि अब इथेनॉल, बी हैवी मोलासिस, सीधे गन्ने का रस, शुगर सिरप और यहाँ तक कि मक्का और FCI के पास उपलब्ध अतिरिक्त या खराब चावल जैसे अनाज से भी बनाया जा रहा है। तो इस फीड स्टॉक को विविध करने के पीछे क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का ही मकसद था? नहीं, दोनों बातें हैं। एक तो जाहिर है कि सिर्फ सी हैवी मोलासिस से इतनी बड़ी मांग पूरी नहीं हो सकती थी। और दूसरा, इससे किसानों को भी फायदा होता है। जब चीनी की कीमतें कम होती हैं तो मिलें सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल बनाकर बेहतर दाम कमा सकती हैं, जिससे किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिलती है। हाँ, इसी तरह मक्का और चावल उगाने वाले किसानों को भी अपनी उपज के लिए एक अतिरिक्त बाजार मिल जाता है। यह कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का भी एक तरीका है। तो पहले दो कथन सही हैं, लेकिन तीसरा गलत है। मतलब जवाब हुआ बी, केवल 2। हाँ, पहले 2 कथन सही हैं और मेंस के लिए यह एक क्लासिक टॉपिक है जहां फायदे और नुकसान दोनों का विश्लेषण करना होता है। सवाल बन सकता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने में इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। और इसमें चुनौतियां भी पूछ सकते हैं। हाँ, इस कार्यक्रम से जुड़ी खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंताओं पर भी चर्चा करें। मतलब, क्या हमें अनाज का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए करना चाहिए, या क्या गन्ने जैसी पानी की ज्यादा खपत वाली फसल को बढ़ावा देना सही है? तो आज हमने देखा कि कैसे अखबार की सिर्फ एक दिन की सुर्खियां हमारे सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती हैं। हाँ, हर सवाल में एक पैटर्न था, चाहे वो ऊर्जा का भविष्य हो, शासन की चुनौतियां हों या वित्तीय संबंध हो। हर जगह पुराने सिस्टम को नई हकीकत के हिसाब से ढालने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से जो एक विचार आगे के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये है, एक प्रतियोगी के लिए सिर्फ खबर पढ़ना काफी नहीं है। असली चुनौती हर दिन अखबार पढ़ते हुए इन खबरों को सिलेबस के अलग अलग हिस्सों से सक्रिय रूप से जोड़ने की आदत डालने की है। मतलब डॉट्स कनेक्ट करना। हाँ, SMR की खबर को ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति से जोड़ना, पराली की खबर को स्पेस टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस की सीमाओं से जोड़ना, और सेस की खबर को राजकोषीय संघवाद और विश्वास की कमी से जोड़ना। ये विश्लेषणात्मक आदत ही प्रीलिम्स की सटीकता और मेंस के विश्लेषण में निर्णायक अंतर पैदा करती है।